हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जावा सर्वलेट के दो मेथड्स के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर जिनेश कुमार सिंह। मैं कंप्यूटर लेक्चरर जीपीसी सिरोही से। तो हमारे कंटेंट आज के इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वलेट्स के बारे में, जो अपने पहले भी वीडियो लेक्चर्स में जो टॉपिक कवर किए हैं, तो उसका हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर हम जानेंगे कि सर्वलेट को हम जैम्प के तरह से किस तरह से चला सकते हैं। ये हम इसलिए देखेंगे क्योंकि हम सेट हेडर एग्जाम्पल मेथड और गेट आउटपुट स्ट्रीम मेथड जो है, जो इन दोनों के एग्जाम्पल हम रन करके देखेंगे, तो हम जैम्प की सहायता से उनको रन करेंगे। तो एक बार हम जानेंगे कि जैम्प की सहायता से हम सर्वलेट के प्रोग्राम्स को कैसे रन कर सकते हैं, और उसके बाद में हम एक एक एग्जाम्पल इन दोनों मेथड्स का चेक करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सर्वलेट से। तो सर्वलेट क्या होते हैं? बेसिकली सर्वलेट जो है वो स्मॉल जावा प्रोग्राम्स हैं जो कि सर्वर साइड पे चलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एप्लेट हैं वो क्लाइंट साइड पे चलते हैं और क्लाइंट साइड की फंक्शनलिटी को बढ़ाते हैं, उसी तरह से सर्वलेट जो है वो सर्वर साइड पे चलते हैं और सर्वर की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं, ताकि डायनेमिकली हम वेब पेजेस और कंटेंट्स को जनरेट कर सकें। ठीक है, तो जावा एप्लेट क्या है? क्लाइंट साइड पे चलते हैं और वेब ब्राउज़र के अंदर चलते हैं, और जावा सर्वलेट जो है वेब सर्वर पे चलते हैं और सर्वलेट कंटेनर के अंदर चलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो जो सर्वलेट टेक्नोलॉजी है, उससे पहले हम CGI यूज़ करते थे, कॉमन गेटवे इंटरफेस, CGI। ठीक है, और CGI जो है वो डायनेमिक वेब पेज हैंडलिंग के लिए काम में आती थी, क्योंकि उस समय सर्वलेट नहीं थे। तो ये बहुत ही इनएफिशिएंट मेथड था डायनेमिक रिक्वेस्ट को हैंडल करने का, और इसका एक ड्रॉबैक ये भी था कि ये सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड डालता था, हैवी लोड ये सर्वर पे डालता था। तो उसकी वजह से हमने इसके अल्टरनेटिव सर्च किए, और सर्वलेट उसका एक अल्टरनेटिव है जो कि जावा बेस्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, सर्वलेट जो है वो बहुत सारे एडवांटेजेस ऑफर करता है हमको CGI के कंपैरिजन में, जैसे कि इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है। मीन्स CGI के कंपेयर में सर्वलेट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं। सर्वलेट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल होते हैं, क्योंकि जावा पे बने हैं और जावा प्रोग्राम जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है कि सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से CGI से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मीन्स जावा के अंदर जो सिक्योरिटी मैनेजर होता है वो सर्वलेट पे एनफोर्स करता है कुछ सिक्योरिटी के रूल्स, जिसकी वजह से हम सर्वर मशीन के रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है कि ये जावा के अंदर बने होने के कारण जावा की सारी जो फंक्शनलिटीज़ हैं, जो क्लास लाइब्रेरीज़ हैं, वो सब हमारे पास सर्वलेट के अंदर अवेलेबल रहती हैं। जैसे कि हमें एप्लेट से कम्युनिकेट करवाना है, डेटाबेस से कम्युनिकेट करवाना है, या अदर सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करवाना है, या रिमोट किसी प्रोग्राम से कम्युनिकेशन का चाहिए, तो ये सारी फंक्शनलिटीज़ हमारे पास सर्वलेट के अंदर अवेलेबल हैं, क्योंकि सर्वलेट जावा के प्रोग्राम्स हैं। तो जावा के अंदर जो भी फंक्शनलिटीज़ अवेलेबल है वो सब हमारे पास सर्वलेट के अंदर भी अवेलेबल हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे CGI के कंपैरिजन में सर्वलेट्स के। तो जैसा कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि सर्वलेट जो है वो सर्वलेट कंटेनर के अंदर चलता है। तो देखिए यहाँ पर ये क्लाइंट साइड है। क्लाइंट हमेशा HTTP की रिक्वेस्ट सेंड करता है। वो रिक्वेस्ट जो है एक वेब सर्वर के पास आती है। वेब सर्वर के अंदर एक बॉक्स होता है जिसको हम बोलते हैं सर्वलेट कंटेनर। एक वर्चुअल बॉक्स की जैसे मैकेनिज्म होता है, जो होता है सर्वलेट कंटेनर। सारे सर्वलेट जो है इसी कंटेनर के अंदर ही क्रिएट होते हैं और एग्जीक्यूट होते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, सर्वलेट कंटेनर जो है, जो सर्वलेट को रन करके उसका रिजल्ट वापस वेब सर्वर को देता है, और वेब सर्वर उसको वापस फॉरवर्ड करता है क्लाइंट को एज ए HTTP रेस्पॉन्स। ठीक है, तो वेब सर्वर के अंदर एक सर्वलेट कंटेनर होता है जो कि सर्वलेट को मैनेज करता है। उसको क्रिएट करना है, रन करना है, कंपाइल करना है, आउटपुट गैदर करना है, वो सब काम सर्वलेट कंटेनर के अंदर होता है। ओके, अब हम जानते हैं कि एक सर्वलेट को हम जैम्प की सहायता से कैसे रन कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 तरीके से हम सर्वलेट को रन कर सकते हैं। पहला है एक इम्प्लीमेंट करें हम सर्वलेट इंटरफेस को, नहीं तो दूसरा है एक जेनेरिक सर्वलेट क्लास बनाएं, उसको एक्सटेंड करें, और तीसरा है एक HTTP सर्वलेट क्लास को हम एक्सटेंड करें। ठीक है, तो जो थर्ड मेथड है HTTP सर्वलेट क्लास को एक्सटेंड करने का, वो सबसे आसान मेथड है, क्योंकि इसके अंदर हमको डू गेट, डू पोस्ट, डू हेड, ये सब मेथड इनबिल्ट मिल जाते हैं, और हमको प्रोसेसिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा नए मेथड्स लिखने की आवश्यकता नहीं होती है।
तो हम एक्सटेंड करते हैं HTTP सर्वलेट क्लास को जनरली एक नया सर्वलेट बनाने के लिए, ठीक है। अब हम इसको रन कैसे करेंगे, तो हम इसको XAMPP की सहायता से रन कर सकते हैं। XAMPP के अंदर अपाचे टॉमकैट सर्वर एक ऑलरेडी आता है, तो हम XAMPP इंस्टॉल करते हैं तो उसमें टॉमकैट सर्वर भी इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में JDK जावा और JDK इंस्टॉल होना ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद में हमको एक एनवायरनमेंट वेरिएबल भी सेट करना पड़ता है, ठीक है। पाथ वेरिएबल जो है वो सेटअप करना पड़ता है। और ये पॉइंट कहाँ होना चाहिए, ये होना चाहिए जावा के अंदर, JDK के अंदर बिन डायरेक्टरी, जहाँ भी आपको जावा इंस्टॉल है प्रोग्राम फाइल के अंदर, उसके अंदर जावा के अंदर JDK के अंदर बिन डायरेक्टरी का पाथ जो है वो इस पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल में इंक्लूड होना चाहिए। इसके अलावा हमको सर्वलेट चलाने के लिए दो और एनवायरनमेंट वेरिएबल चाहिए। एक चाहिए जावा अंडरस्कोर होम जो कि JDK के अंदर बिन फोल्डर को पॉइंट करे, और एक क्लास पाथ जो है वो हमको इस पर्टिकुलर जार फाइल के लिए चाहिए, servlet-api.jar। और ये जार फाइल कहाँ रहती है, XAMPP के अंदर टॉमकैट और उसके अंदर लिप फोल्डर के अंदर रहती है। तो हमको ये लिप फोल्डर के अंदर इस पर्टिकुलर जार फाइल को पाथ में इंक्लूड करने के लिए क्लास पाथ नाम का एक एनवायरनमेंट वेरिएबल भी क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। ये सब होने के बाद में हम अपना जावा का सर्वलेट का प्रोग्राम लिखते हैं और उसको कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने से हमको क्या मिलेगा, एक क्लास फाइल मिलेगी, ठीक है। उस क्लास फाइल को हमको इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर रखना पड़ेगा, टॉमकैट, उसके अंदर वेब एप्स, उसके अंदर रूट, उसके अंदर वेब INF और उसके अंदर क्लासेस। इस फोल्डर के अंदर उस क्लास फाइल को हमको कॉपी करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद में web.xml फाइल के अंदर एंट्री करनी पड़ती है उसका सर्वलेट का नाम, उसकी क्लास और उसका URL पैटर्न के नाम से, ठीक है। इसके बाद में हम वो सर्वलेट को रन कर सकते हैं। और सर्वलेट को रन करने के लिए क्या सिंटैक्स है, http//localhost:8080। ये हमारा टॉमकैट सर्वर का पोर्ट है 8080 / जो भी हमने यहाँ पर URL पैटर्न लिखा है इस टैग के अंदर वो यहाँ पर लिखते हैं। तो उससे क्या होगा, टॉमकैट सर्वर उस URL पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारी सर्वलेट की क्लास फाइल को रन कर देगा, तो हमको आउटपुट प्राप्त होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेट हेडर मेथड की, जो एक्चुअल मेथड जिसको हम यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो सेट हेडर मेथड जो है, जो ये क्या काम आता है, ये हेडर के अंदर पर्टिकुलर जो है वैल्यूज़ और मेथड्स को सेट करने के लिए स्पेसिफाई करते हैं। जैसे कि HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स इंटरफेस, उसके अंदर ये एक मेथड डिफाइन रहता है, ठीक है। इसके अंदर दो पैरामीटर्स हम पास करते हैं। एक होता है हेडर का नेम, जो हेडर हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं, और उसकी वैल्यू, जो वैल्यू हम उसको देना चाहते हैं, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है कि हेडर जो है वो स्पेसिफाई करना पड़ता है पहले, बिफोर द रिटर्निंग ऑफ रिजल्ट, ठीक है। तो हेडर पहले स्पेसिफाई करते हैं, उसके बाद में हम उस रेस्पॉन्स को क्लाइंट को सेंड करते हैं, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स ये है, सेट हेडर स्ट्रिंग हेडर नेम कॉमा स्ट्रिंग हेडर वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमको हेडर नेम चाहिए और यहाँ पर हमको कॉरस्पॉन्डिंग हेडर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। सो दिस मेथड सेट्स ए रेस्पॉन्स हेडर विद द डेजिग्नेटेड नेम एंड वैल्यू, ठीक है। तो हेडर के अंदर ये पर्टिकुलर नेम और वैल्यू का हेडर सेट कर देगा, ठीक है। अब हेडर्स हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं, तो वो हम एक कुछ हेडर्स देख लेते हैं। जैसे कि HTTP 1.1 के अंदर फॉलोइंग मेथड्स जो है हेडर के अंदर अलाउ है। पहला है अलाउ। तो अलाउ हेडर के स्पेसिफाई करता है कि रिक्वेस्ट मेथड्स कौन कौन से अलाउ हैं। जैसे कि हम जानते हैं गेट मेथड और पोस्ट मेथड अलाउ होता है, तो हम यहाँ पर अलाउ में कर सकते हैं गेट अलाउ है या पोस्ट अलाउ है या दोनों ही अलाउ है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सर्वर जो है वो गेट मेथड एक्सेप्ट करेगा या पोस्ट मेथड एक्सेप्ट करेगा या दोनों को एक्सेप्ट कर सकता है। कैच कंट्रोल हेडर जो है ब्राउज़र को बताता है कि अदर क्लाइंट्स और ब्राउज़र को ये आइडेंटिफाई करता है, ये इंडिकेट करता है कि जो रेस्पॉन्स डॉक्यूमेंट हमने उसको सेंड किया है क्लाइंट को, वो सेफली हम कैच कर सकते हैं या नहीं कैच कर सकते हैं। अगर कैच हम कंट्रोल को हम डिसअलाउ करते हैं तो ब्राउज़र को हर बार वो पेज वापस से नया सर्वर से मांगना पड़ेगा, और अगर हम कैचिंग को अलाउ करते हैं तो ब्राउज़र बार बार सर्वर से नए पेज के लिए रिक्वेस्ट नहीं करके लोकल कैच में से ही उस पेज को सर्व कर सकता है। कंटेंट डिस्पोजिशन अलाउ जो हेडर है ये अलाउ करता है ब्राउज़र को
कि ब्राउज़र यूज़र को पूछे कि वो जो पर्टिकुलर रेस्पॉन्स है वो किसी एक फ़ाइल में सेव करना है या नहीं करना है, ठीक है। और उस फाइल का नाम भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि कंटेंट डिस्पोजिशन अटैचमेंट, ठीक है। मीन्स एक फ़ाइल अटैच होके आ रही है और उस फाइल का नाम हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि example.txt, abc.jpg, इस तरह से, ठीक है। तो ये हेडर पर्टिकुलरली कहाँ यूज़फुल आता है, जब हम एक क्लाइंट को एक नॉन HTML रिस्पॉन्स भेजना चाहते हैं, जैसे कि एक्सेल शीट है, इमेज है, कोई टेक्स्ट फाइल है, वो सब हम इसके थ्रू भेज सकते हैं आसानी से, ठीक है। कंटेंट एनकोडिंग, ये नेक्स्ट हेडर है, ये इंडिकेट करता है कि किस तरीके से उस पेज की एनकोडिंग की गई है, ठीक है। तो ब्राउज़र को इस एनकोडिंग को रिवर्स करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो उस डॉक्यूमेंट को प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। कंटेंट लैंग्वेज, ये बताता है कि एक पर्टिकुलर कंटेंट जो है वो किस लैंग्वेज के अंदर रिटर्न किया हुआ है। कंटेंट लेंथ, ये बताता है कि नंबर ऑफ बाइट्स कितनी है उस रेस्पॉन्स के अंदर, ठीक है। तो ये कंटेंट लेंथ जो है वो पर्टिकुलरली हमको आवश्यक होता है जबकि हम एक परसिस्टेंट HTTP कनेक्शन काम में लेते हैं, ठीक है। नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन के लिए ये हेडर इतना यूज़फुल नहीं है। कंटेंट टाइप जो है वो MIME टाइप बताता है। MIME यानी कि मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, MIME टाइप उस डॉक्यूमेंट की बताता है, जैसे टेक्स्ट है, इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है। तो इस तरह से कंटेंट टाइप हम रिस्पॉन्स के अंदर सेट कर सकते हैं ताकि ब्राउज़र को ये पता लग जाए कि किस टाइप का कंटेंट हम उसको सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेथड एक्चुअली इतना कॉमन है कि इसके लिए एक हमने पर्टिकुलर एक मेथड अलग से बना रखा है, सेट कंटेंट टाइप, ठीक है। तो डायरेक्टली इस मेथड को कॉल करने से हम इस हेडर को स्पेसिफिकली सेट हेडर मेथड के थ्रू सेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्टली हम यहाँ लिख सकते हैं सेट कंटेंट टाइप, टेक्स्ट, इमेज या जो भी हमारा कंटेंट टाइप, ठीक है। तो ये कुछ एक हेडर के एग्जाम्पल थे जिनको हम सेट हेडर मेथड के थ्रू सेट कर सकते हैं, ठीक है। एक रिफ्रेश एक और हेडर है जिसके अंदर हम दिखा सकते हैं कि ब्राउज़र को ये बता सकते हैं कि कितनी देर बाद वो ब्राउज़र उस पेज के लिए अपडेट हमसे वापस मांगेगा, ठीक है। जैसे कि एक पर्टिकुलर ब्राउज़र को हम चाहते हैं कि वो हर एक 30 सेकंड के बाद में हमसे एक नई कॉपी मांगे, तो हम ऐसा लिख सकते हैं response.set int header refresh, 30, ठीक है। तो रिफ़्रेश यहाँ पर 30 सेकंड के बाद में हमसे वापस क्लाइंट एक रिक्वेस्ट करेगा उस पेज को रिफ़्रेश करने की, ओके। अब हम एक सेट हेडर एग्जांपल चेक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक हमने सर्वलेट बना रखा है सेट हेडर एग्जांपल के नाम से। कुछ पहले हम पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं, IO, util, सर्वलेट और servlet.shtp। तो बेसिकली सर्वलेट के लिए ये दो पैकेज इंपॉर्टेंट है, javax.servlet और javax.servlet.shtp, ठीक है। तो हम ये दोनों पैकेजेस को सर्वलेट के लिए इंपोर्ट करते हैं। एक हम क्लास बनाते हैं सेट हेडर एग्जांपल, जिसको हम एक्सटेंड करते हैं HTTP सर्वलेट के लिए, ठीक है। तो HTTP सर्वलेट कहाँ है, इस .htp पैकेज के अंदर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इस क्लास को एक्सटेंड कर दिया है, तो उससे क्या हमको मिल जाएगा, डू गेट और डू पोस्ट मेथड हमको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम एक डू गेट मेथड लिखते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं हम res.setContentType text/plain, जैसा कि मैंने अभी बताया था, ये एक हेडर से भी सेट कर सकते हैं और इसका जो मेथड है वो सेट कंटेंट टाइप, उसको भी हम यहाँ पर यूज़ ले सकते हैं। तो हम एक प्लेन टेक्स्ट एक्चुअली लिखना चाहते हैं, प्रिंट राइटर आउट इक्वल टू res.getWriter। तो प्रिंट राइटर हम काम में ले सकते हैं क्योंकि हम बाइनरी डेटा नहीं भेज रहे हैं बल्कि एक प्लेन टेक्स्ट भेज रहे हैं। तो प्रिंट राइटर का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं हम आउट, ठीक है। अब res.setHeader, देखिए यहाँ पर हम इस मेथड को काम में ले रहे हैं। यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ कि रिफ़्रेश 10 सेकेंड्स में हो, तो हर एक 10 सेकेंड में ये पेज ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो जाएगा। और हम क्या डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पर, एक डेट ऑब्जेक्ट का जो डेट है उसका ऑब्जेक्ट लेकर उसको हम टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो एक हमको पूरी GMT वाली या IST वाली डेट मिल जाएगी विद ईयर, टाइम, आवर्स, मिनट, सेकंड, इस तरह से, ठीक है। तो हम ये डिस्प्ले करना चाहते हैं और पेज को हर 10 सेकंड में रिफ़्रेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर सेट हेडर मेथड काम में लिया है, ओके। तो हमने यहाँ पर एक सर्वलेट तो बना लिया है, लेकिन इस सर्वलेट की हमको एक एंट्री भी करनी पड़ती है web.xml के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंट्री मैंने कॉपी पेस्ट कर दूंगा web.xml के अंदर। तो क्या है हमारी एंट्री,
ये देखिए यहाँ पर एंट्री क्या है, सेट हेडर एग्जाम्पल, ये हो गया हमारा सर्वलेट का नेम, और उसकी क्लास क्या है, उसकी क्लास भी सेट हेडर एग्जाम्पल है जो कि हमारा प्रोग्राम का नेम है। देखिए सेट हेडर एग्जाम्पल यहाँ पर, ओके। तो सेट हेडर एग्जाम्पल हमारा सर्वलेट का नेम हो गया, उसकी क्लास का नेम हो गया। अब सर्वलेट की मैपिंग में हम डिसाइड करते हैं कि उसको किस तरह से रन करना है। तो सर्वलेट का नेम तो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है, सेट हेडर एग्जाम्पल, और उसका URL पैटर्न कर दिया SHE, सेट हेडर एग्जाम्पल /SHE करके मैं इसको रन कर सकता हूँ। तो ये हमको web.xml फाइल के अंदर एंट्री करनी होगी, ठीक है। इसके अलावा अब हम इस प्रोग्राम को पहले कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं जावा सी सेट हेडर एग्जाम्पल .java, ओके। प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब इससे क्या जनरेट होगा, एक क्लास फाइल जनरेट होगी। तो ये हमारी टॉमकैट डायरेक्टरी है। टॉमकैट डायरेक्टरी के अंदर हमने ऑलरेडी ये फाइल रखी है सेट हेडर एग्जाम्पल .java। जब हमने इसको कंपाइल किया तो हमको क्या मिला है, सेट हेडर एग्जाम्पल .class। अब इस क्लास फाइल को हमको कॉपी करके रूट वेब INF और क्लासेस इस फोल्डर के अंदर पेस्ट करना होगा, ओके। ये हमने पेस्ट कर दिए, और इसकी एंट्री हमने web.xml इस फाइल के अंदर भी ऑलरेडी कर रखी है। यहाँ पर देखिए SHE, ये हमारे सर्वलेट की एंट्री है। तो अब हम इस सर्वलेट को रन कर सकते हैं। तो रन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक वेब ब्राउज़र ओपन किया, उस पर लिखा localhost/8080। तो ये हमको दिखाएगा कि हमारा टॉमकैट सर्वर चालू है या नहीं, ओके। हमारा URL पैटर्न क्या था, /SHE, ओके। तो हमने यहाँ पर लिखा /SHE, और ये देखिए यहाँ पर टाइम हमारा डिस्प्ले हो रहा है, ओके। अब जो भी टाइम था वो हर एक 10 सेकंड में रिफ़्रेश होगा, क्योंकि हमने सेट हेडर किया हुआ है। ये देखिए 40 से हो गया 50, इसी तरह से नेक्स्ट 10 सेकंड बाद में ये हो जाएगा 50 से 60, ओके। चेक करते हैं, ये देखिए यहाँ पर हो गया 60, यानी कि मिनट एक बढ़ गया है, ओके। तो इस तरह से ये सर्वलेट ऑटोमेटिकली सेट हेडर की वजह से हर 10 सेकंड में रिफ़्रेश होता रहेगा, ओके। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल हमारा चेक करते हैं, गेट आउटपुट स्ट्रीम मेथड वाला, ओके। तो सर्वलेट आउटपुट स्ट्रीम एक क्लास है जो कि हमको बाइनरी डेटा को रेस्पॉन्स के अंदर लिखना अलाउ करती है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और इसके अंदर एक मेथड है गेट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है, विच बिलोंग्स टू सर्वलेट रेस्पॉन्स इंटरफेस, ठीक है। तो ये एक हमको रिटर्न करता है एक इंस्टेंस सर्वलेट आउटपुट स्ट्रीम का, ठीक है। इसको हम कैसे ले सकते हैं, सर्वलेट आउटपुट स्ट्रीम, ये इसका इंस्टेंस का नेम है आउट इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम, ओके। तो ये गेट आउटपुट स्ट्रीम हमको एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है, जिसके थ्रू हम बाइनरी डेटा को इस रेस्पॉन्स के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। इट डिफाइंस एन ऑब्जेक्ट टू असिस्ट अ सर्वलेट इन सेंडिंग अ रेस्पॉन्स टू द क्लाइंट, ठीक है। ये हमको क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट देता है जिसके थ्रू हम रेस्पॉन्स क्लाइंट को भेज सकते हैं, ठीक है, उस पर कुछ लिख के। अभी अगर हमको बाइनरी डेटा सेंड करना है तो सर्वलेट आउटपुट स्ट्रीम के अंदर जो गेट आउटपुट स्ट्रीम है उस मेथड को हम काम में ले सकते हैं, और कैरेक्टर डेटा सेट करना है तो हमको प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट का एक गेट राइटर मेथड काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम एक गेट आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट मेथड का एग्जांपल चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने एक HTTP सर्वलेट और एक सर्वलेट पैकेज को इंपोर्ट किया है। एक हमने क्लास बनाई है टेक्स्ट सर्वलेट जो कि एक्सटेंड करती है HTTP सर्वलेट को, ओके। डू गेट मेथड लिखा है, उसके अंदर हमने सेट कंटेंट किया है text/plain, ओके। ज़रूरी नहीं है कि उस गेट आउटपुट स्ट्रीम से हम बाइनरी डेटा ही सेंड करें, हम उससे चाहें तो टेक्स्ट डेटा भी सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर एक सेट हेडर में मैंने कंटेंट डिस्पोजिशन भी काम में लिया है, जो कि मैंने इसी स्लाइड के अंदर पहले आपको बताया था। एक अटैचमेंट में सेंड करना चाहता हूँ जिसके अंदर प्लेन टेक्स्ट लिखा है और उसका फाइल का नाम है example.txt, ओके। यहाँ पर मैं ट्राई कैच ब्लॉक एक्सेप्शन हैंडलिंग का काम में लेते हुए यहाँ पर एक क्रिएट करूँगा इसका ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ पर आउट स्ट्रीम मेरे को एक ऑब्जेक्ट मिल गया है, और रिजल्ट में मैं उस टेक्स्ट फाइल में क्या लिखना चाहता हूँ, दिस इज़ टेस्ट, ये मैं आउटपुट में लिखना चाहता हूँ। तो दिस इज़ टेस्ट, इसको सबसे पहले मैं बाइनरी डेटा में कन्वर्ट कर लूँगा गेट बाइट्स के थ्रू, और फिर उसको मैं आउटपुट स्ट्रीम डॉट राइट के थ्रू बाइनरी डेटा में राइट कर लूँगा, ठीक है।
डॉट फ्लश क्या काम में आता है? फ्लश हमको जो भी हमारे बफर में लिखा है उसको राइट करके क्लोज करने के काम में आता है। तो कोई भी बाइनरी स्ट्रीम हम लिखते हैं उससे पहले फ्लश करते हैं ताकि वो सारा डेटा एग्जैक्टली बफर से बाहर निकल के राइट हो जाए, और उसके बाद में स्ट्रीम को हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है। कैच ब्लॉक में हम कोई भी एरर होती है तो उसके लिए हैंडल करके उसका एरर को स्ट्रैक ट्रेस के थ्रू शो कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ ट्राई ब्लॉक में हम राइट करने की कोशिश करते हैं और कैच ब्लॉक में एरर हैंडलिंग की कोशिश करते हैं। ओके। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? दिस इज़ अ टेस्ट। ये हमने एक टेक्स्ट फाइल के अंदर भेजा है और उस टेक्स्ट फाइल का नाम है example.txt, जो कि एज ए अटैचमेंट क्लाइंट को प्राप्त होगी। ठीक है। अब इसको हम अगेन रन करने के लिए सर्वलेट के अंदर मैपिंग और नेम देखते हैं। तो सर्वलेट का हमारा नेम है क्लास का नेम जो कि है टेक्स्ट सर्वलेट, ये रहा क्लास का नेम टेक्स्ट सर्वलेट, और मैपिंग में मैं लिखता हूँ /ts। तो इसको मैं रन कैसे कर सकता हूँ? /ts के साथ में इसको रन कर सकता हूँ। तो ये एंट्री हम web.xml में कर देते हैं। यहाँ पर ये हमारी सर्वलेट की एंट्री है। ठीक है। अब इसको हम कंपाइल करते हैं। जावा सी टेक्स्ट सर्वलेट डॉट जावा, ये हमने इसको कंपाइल किया। ओके। अब इससे हमको एक क्लास फाइल मिलेगी। ठीक है। जैम, उसके अंदर टॉमकैट के अंदर वेब एप्स। ठीक है। ये हमारी टेक्स्ट सर्वलेट डॉट जावा फाइल और ये हमारी क्लास फाइल। तो इस क्लास फाइल को हम कॉपी करके रूट वेब INF और उसके अंदर क्लासेस यहाँ पर हम डाल देते हैं। ओके। तो ये हमारी क्लास फाइल आ गई। इस क्लासेस फोल्डर के अंदर web.xml में ऑलरेडी हमने एंट्री कर दी है। तो अब हम इस सर्वलेट को रन कर सकते हैं। तो हमने क्या URL पैटर्न लिखा था? हमने लिखा था /ts। ओके। तो देखिए यहाँ पर ये सर्वलेट रन हुआ है और इसने पूछा है example.txt एक फ़ाइल है जिसको हम चाहें तो सेव कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। तो हम इसको ओपन करते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर क्या टेक्स्ट लिखा है? दिस इज़ टेस्ट। ओके। तो ये एक्चुअली में कैरेक्टर डेटा है जिसको हमने एज ए बाइनरी डेटा कन्वर्ट करके लिखा था। ठीक है। जैसा कि हम इस प्रोग्राम में देख सकते हैं, ये देखिए दिस इज़ टेस्ट। इसको मैंने example.txt फाइल के अंदर लिखा था कंटेंट डिस्पोजिशन हेडर में यूज़ करते हुए। ठीक है। यहाँ पर देखो आउटपुट स्ट्रीम डॉट राइट आउटपुट रिजल्ट डॉट गेट बाइट्स। तो यहाँ पर हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके लिखा है। ठीक है। तो गेट आउटपुट स्ट्रीम मेथड क्या काम में आता है? बाइनरी डेटा राइट करने के काम में आता है। ठीक है। तो इस तरह से आज हमने देखा सेट हेडर मेथड और इसके क्या क्या यूज़ हैं, और गेट आउटपुट स्ट्रीम और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।